गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज फिजिक्स का आज लास्ट डे है, समझिए इस चैप्टर का लास्ट डे है। ठीक है, फिजिक्स तो कभी खत्म होता नहीं है। कक्षा 12वीं का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है संचार व्यवस्था। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपका ये लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम जो है देखियो, ये चैप्टर जो है 3-5 नंबर से ज़्यादा के नहीं आ रहे थे। कितने का आ रहे हैं? मॉडल में आपने देखा होगा, उसमें ब्लूप्रिंट में 5 मार्क्स। तो इसमें आपको एक दो क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपको सीखने के लिए आ रहे समझ में कि आप अपनी डेली लाइफ में आप क्या सीखते हो। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं संचार व्यवस्था अध्याय 15। अध्याय 15 संचार व्यवस्था। ठीक है, या संचार प्रणाली भी बोल सकते हो। आ रहे समझ में? ठीक है, ठीक है, संचार व्यवस्था या संचार व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए संचार व्यवस्था क्या होता है या संचार प्रणाली क्या होता है। तो संचार का मतलब अपनी बातों को या अपनी आवाज़ों को पहुंचाना किसी भी माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। इसके कई पहले अगर हम देखिए स्टार्टिंग से बात करते हैं, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार में क्या होता था? एक ठीक है, दूध तो संदेश लेके जाते हैं, उसी को दूध बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो राजा महाराजाओं के दरबार में एक संदेशवाहक टाइप एक व्यक्ति होता था। ठीक है, जो क्या करता था, राजा जैसे मैसेज उसको बता, हर कोई संदेशवाहक नहीं बन सकता था, पता है आपको। अगर कहीं पर हंसने का है तो जैसे मैसेज में कहीं पर हंसने का है तो हंसेगा वहां पे, और कहीं पर यदि रोने का घटना है, मार्मिक घटना है, तो वहां पे वो रोके बताता था। तो इस प्रकार के जो है पहले के लोग होते थे। लेकिन वो जो है समय टाइम लगता था पहुंचने में, उसको क्या लगता था? टाइम लगता था। समझ में आया कि नहीं आपको? आया लेक्चर समझ में आया किट्टू? ठीक है, जैसे टाइम, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अब पैदल जाते थे उस समय, घोड़ा में जाते थे तो उनको समय लग जाता था। ठीक है, तो इसीलिए संचार टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे क्या होने लगा, बताइए? बदलाव होने लगा। और पहला जो हमारे संचार में जो सिस्टम या जो डिवाइस तैयार हुआ उसका क्या नाम है? बोलिए। टेलीफोन। आप बोलिए, आप बोले पीछे इधर। हाँ, पहला जो सिस्टम बना वो है टेलीग्राम। ठीक है, क्या बना? टेलीग्राम। जो मोबाइल का ऐप है वो टेलीग्राम नहीं, एक लकड़ी का होता है टेलीग्राम, एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे की लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, बड़े बड़े मैसेज को छोटा कर देता है, इस प्रकार का उसका काम होता है, उसको टेलीग्राम कहते हैं। जानते हैं टेलीग्राम को किसने बनाया? उसके बारे में पढ़े हो, आपकी बुक में है वो? बोलो, विद्युत चैप्टर में है। चलिए बताइए उस वैज्ञानिक क्या नाम है जिसने टेलीग्राम बनाया? बोलिए, लास्ट बोले। 2-4 वैज्ञानिक के नाम तो बोलो, चाहे गलत हो। इस बुक में कोई भी वैज्ञानिक के नाम नहीं पढ़े आपने साहू जी? इस पूरे बुक में कुछ भी वैज्ञानिक नहीं पढ़े क्या? चलो बोलो, एक दो बोलो ना, कम से कम कोई भी। फैराडे नहीं होगा, ठीक, एकदम राइट, फैराडे नहीं है। और बोलो, उसके बारे में पढ़े हो और पेपर में आता भी है वो, और आया भी है कई लोग के एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में आए हो। इधर कौन बोला? बोलो, क्या नाम बोले? व्हीटस्टोन। क्या नाम था उनका? व्हीटस्टोन। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था जिन्होंने टेलीग्राम बनाया? चार्ल्स व्हीटस्टोन कहते हैं उनको। ठीक है, आप उसके बारे में पेपर में आता है ना, P/Q = R/S प्रूफ करो करके, तो भूल जाते हो यार, क्रेस आपको भी देखता हूँ तो। उसने पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे उसको? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स उस प्रकार का एक बॉक्स टाइप का होता था, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद आपने रेडियो का आविष्कार देखा, जिसको किसने बनाया? बताइए, इसको भी पढ़े हो, आप ही के चैप्टर में है कि नहीं? नहीं है चैप्टर में आपके? बताइए। J.C. बोस।
मार्कोनी, याद आ रहा है? तो मार्कोनी ने बनाया था, उसके बाद मार्कोनी ने बनाया और भारत में जेसी बोस ने भी इसको बताया। टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया, आप सब जानते हैं। पेजर फोन के बारे में जानते होंगे, जिसको अल ग्रॉस ने बनाया था, ठीक है। पेजर फोन जानते हैं, देखे आप लोग? पेजर फोन एक इतना छोटा सा फोन होता था जो ध्वनि या साउंड को जो है ना भेजने का काम करता, वायरलेस होता था। देख लो, उस समय से स्टार्ट है, बहुत पुराना वायरलेस सिस्टम होता है। अल्ग्रॉस नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसको पेजर फोन कहा जाता है। इतना इतना बड़ा होता है, ठीक है, जो ध्वनि या किसी भी चीज को क्या करता है, वह रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और बहुत सारे चीज का आविष्कार हुआ, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। आज सबसे अगर लेटेस्ट बोलोगे तो मोबाइल चल रहा है, ठीक, मैसेज को पहुंचाने के लिए। इंटरनेट है और WWW वर्ल्ड वाइड वेब, आज उसके जरिए हम बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी तकनीकी जो है, बहुत सारे मैसेज को जो है यहाँ से क्या बहुत दूर तक ढूंढ पा रहे हैं, भेज पा रहे हैं। वो सब किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट, सॉरी WWW कारण, जिसका फुल फॉर्म क्या है? और मोबाइल और इंटरनेट का संबंध तो वैसे है जैसे, बताओ कैसे है? बताओ जी। मतलब मोबाइल के बिना इंटरनेट अधूरा है और इंटरनेट के बिना समझिए वो एक बैलगाड़ी का जो है पहिया है वो, ठीक है, दोनों, एक मोबाइल तो एक इंटरनेट। आया समझ में? यस और नो? आज इंटरनेट के बगैर अगर आपको मैं फोन भी दे दूं ना और उसमें इंटरनेट ना डालूं, ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा फोन की मुझे जरूरत नहीं है। यस और नो? आप वो खाली फोन लेके क्या करोगे? कैलकुलेटर, कैमरा, और क्या रहेगा उसमें, बताओ? और अगर जो है इंटरनेट रहेंगे आपके डिवाइस पे तो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी चीजें सर्चिंग कर सकते हो कि नहीं? तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपको उसके बारे में बताया। चलिए अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। इंग्लिश में उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। देखो, इस चैप्टर में इंग्लिश और हिंदी नाम सेम सेम लगते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखते हैं हम, जिसको हिंदी में कहते हैं मॉड्यूलन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। क्या होता है मॉड्यूलेशन? जैसे मान लीजिए मेरे पास है साउंड वेव है। कौन सा वेव है? मान लीजिए श्रव्य तरंगे हैं। साउंड वेव का मतलब ये होता है ध्वनि तरंगे, या ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, निम्न आवृत्ति की सिग्नल होते हैं। ध्यान सुनिएगा, साउंड वेव क्या होते हैं? निम्न, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। आपके पेपर में स्टार्ट के लिए तो अब यहाँ से चालू है, समझोगे तो, ठीक है। तो मॉड्यूलन साउंड वेव, ठीक है, मतलब साउंड वेव कैसा वेव होता है? एक निम्न आवृत्ति का सिग्नल होता है। जब साउंड आवृत्ति के साथ हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव वेव, उच्च आवृत्ति के तरंगों को ट्रांसमिट करते हैं, मिलाते हैं आपस में। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? आया? एक वेव, एक आप साउंड वेव लीजिए। क्या लीजिए? एक साउंड वेव हम लेते हैं जब ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं। क्या करते हैं? तो उसे हम मॉड्यूलन कहते हैं। समझ में आया? या और ये भी बोल सकते हो कि जब हम निम्न आवृत्ति के सिग्नलों को उच्च आवृत्ति के तरंगों के साथ अध्यारोपित करने की घटना या प्रक्रिया को, देखो फिर से बोल रहा हूं ना, ध्यान सुनिएगा। जब यदि निम्न आवृत्ति के सिग्नलों को उच्च आवृत्ति के सिग्नलों के साथ क्या करते हैं? आप अध्यारोपित करते हैं, तो उन्हें वाहक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं वहां पे? और उसकी जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मॉड्यूलन कहा जाता है। समझ में आपको आया कि नहीं? और ये जो मॉड्यूलन होता है, मतलब समझो यहाँ पे आटा और पानी को मिला रहे हो, ठीक है, आया समझ? उसके बाद उसको बेल के रोटी बनाओगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, साउंड वेव और इलेक्ट्रोमोटिव वेव को जब आपस में आप मिलाते हैं, अध्यारोपित करते हैं एक दूसरे को, तब वो क्या होता है, वहाँ क्या जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है, तो उसे हम मॉड्यूलन कहते हैं। समझ में आया? और इसके लिए हमें, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने पढ़ा, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये बड़ा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोचुंबकीय तरंगे, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले मोटिव बोलते रहा था क्या?
सॉरी माय मिस्टेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से बोल रहा हूँ, यदि ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। या निम्न आवृत्ति के सिग्नलों को उच्च आवृत्ति के तरंगों के साथ अध्यारोपित करना, या उनको हम वाहक तरंग कहते हैं, जिनके साथ हम मिला देते हैं, मिलते हैं वो, और उनकी इस घटना को हम क्या कह देते हैं, मॉडुलन कहते हैं, मॉडुलेशन कह देते हैं। समझ में आया? ये जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं यदि हम बात करें तो ये, इसको आपने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़े हो ना चैप्टर 8 में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार के सूचनाओं या सिग्नलों को बहुत दूर तक भेज सकते हैं, अर्थात हम ये बोल सकते हैं हम उसे कहाँ तक भेज सकते हैं, अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं। ये होता है मॉडुलन। जैसे ये निम्न आवृत्ति की तरंग है, मतलब साउंड वेव, अगर मैं आवाज करूं यहाँ से तो क्या आप वहां पे बैठा व्यक्ति क्या मेरी आवाज को सुन पाएगा? जो यहाँ से 200 किलोमीटर बैठा है, या मान लो 10 से 1 किलोमीटर बैठा है, वो सुन पाएगा क्या मेरी आवाजों को? नहीं सुन पाएगा। लेकिन अगर उसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ यदि मिक्स कर दूं, अध्यारोपित करके ट्रांसमिट कर दूं, फिर जब उसको वो जब तैयार होगा तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। अब उसको मैं यहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर क्या, वो तो पूरा अंतरिक्ष तक सुनाई देगा। अगर मैं उसको भेजूं सिग्नल को, तो जहां भी भेजूंगा रिकॉर्ड करके वहां पर वो सुनाई देगा। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं चौधरी जी? ठीक, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ साथ वी मॉड्यूलेशन को भी देख लेते हैं। इसी के साथ में होता है वो डी मॉड्यूलेशन कहते हैं इंग्लिश में, वी मॉडुलन। क्या होता है वी मॉडुलन? तो देखिए, ये जो साउंड वेव होता है, ये जो साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये आपस में जो है, आप जानते हैं आपस में मिलने की घटना को क्या कहा जाता है? बोले आप, मॉडुलेशन। और इसको हम जानते हैं ट्रांसमिट करते हैं, ये भी आप जानते हैं, ट्रांसमिट मतलब मिलाते हैं। तो जब ये कहीं पर जाता है, ठीक है, या किसी के पास जब इस सिग्नल को छोड़ा जाता है, जब ये इस सिग्नल को जब कहीं पर पास किया जाता है, कहीं पर छोड़ा जाता है, तो क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे ये जो साउंड है वो साउंड अलग हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो अलग हो जाता है। साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मेरा यहाँ पे वीडियो जो है इस माइक के थ्रू, यहाँ पे एक रिसीवर लगा है, उसके थ्रू क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं? अब आप जब अपने घर में लैपटॉप या मोबाइल पे जब उसको सुनेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो आउट हो जाता है, इस एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। और ये आप जो मेरा वीडियो है, ठीक है, और जो ऑडियो है, ये आप जो है आपके फोन में आप क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, रिसीव करते हैं, करते हो कि नहीं? तो यहाँ रिकॉर्ड किया, आप कहीं पर भी जाके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हो। अंतरिक्ष में भी बैठा व्यक्ति अगर सुनना चाहे, सिग्नल भेजेंगे, चल देगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो कितना सीखने को मिल रहा है इस चैप्टर से। वेव मॉड्यूलेशन क्या है? साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम जब ट्रांसमिट करते हैं, मिलाते हैं, तो जब ये इसको जब हम भेज देते हैं, तो जब अभिग्राही के पास जाता है, जो सुनता है, जो स्रोत, जिसके पास सिग्नल पहुंचाना होता है, उसके पास जब इसको हम देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग हो जाता है और साउंड वेव अलग होता है। जो स्पीकर होते हैं ना, जहां पर LCR सर्किट लगा रहता है, ठीक है, आ रहा है समझ में? चैप्टर 7 ये सब पढ़े हो, स्पीकर के पास, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर सिस्टम लगे हुए रहते। आया समझ में? समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता कहाँ है सर, एटमॉस्फेयर में कहाँ पर जाता है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि अभी यहाँ पे जो हम बैठे हैं ना, हमारे बॉडी से असंख्य या बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है गुजर रहे हैं, हमारे बॉडी से आर पार हो रहे हैं। ये उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो फ्री होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, जो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जो इस हमारे प्रकृति में, वातावरण में मिल जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो वेव होते हैं ना बेटा, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं? तो आप जानते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, आपको पता है, हमारे ब्लड में RBC पाया जाता है,
और आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग, अधिकतर ये जानते हैं कि हमारे आरबीसी में आयरन पाया जाता है, Fe की मात्रा होता है। और ये जो मैग्नेट है और आयरन दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमको हमारी ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कई बार देखना रेडियो अच्छे से चलता नहीं है, सनसनाते रहता है, घनघनाट खट के आवाज आता है, या कुछ चलते नहीं टीवी भी अच्छे से, आप जाके वहां पे खड़े हो जाते हो या छू देते हो तो उतने में साफ हो जाता है वो। कभी नोटिस किए हो? कितने लोगों ने किया है? 2 ही लोगों ने, बाकी लोग इतने बैठे उनमें से कोई नहीं किए। तो ये करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन है और वहां पर क्या निकल रहा था, विद्युत चुंबकीय तरंगे थी। समझ में आया कि नहीं? रजनी समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? आ रहे हैं ना? तो इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इससे ह्यूमन को कैंसर हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए तो कहा जाता है कि रात को सोने से पहले मोबाइल को तकिए के पास नहीं रखना चाहिए सोते वक्त। आप लोग रखते होंगे कई लोग, इसलिए सोने से पहले मोबाइल को दूर कर देना चाहिए। कितने लोग अपने ही बेड के पास से तकिया में रखे रहते हो फोन को? 12वीं हो तो सबके पास, 12वीं क्लास में हो मोबाइल तो होगा, ठीक है, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो बताओ, आप बताइए मोबाइल कहाँ पे रख के सोते हैं? मम्मी के पास। तो मम्मी से भी दूर रखो मोबाइल को, ठीक है। और इधर साहू जी आप? ऊपर ऊपर टांग देती हूँ मोबाइल को। कितना ऊपर टांग देते हो मोबाइल को? चलो, और दिन होता है तो अपने पास बुला लेते हो, बोलो। चलिए, अच्छी बात है। तो आपको ये समझ में आया वी मॉड्यूलन क्या है। यहाँ पर जो ट्रांसमिट हुए जो तरंगे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, साउंड वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग अलग कर दिया जाता है। समझ में आया? और यही साउंड वेव आपके पास जो है रिसीव होता है स्पीकर या डिस्प्ले के थ्रू होता है ना, जैसे आप वीडियो देखोगे मेरा। तो बोलो, समझ में आया आपको? आया कि नहीं? समझा रहा हूँ, रुक जाओ। देखो, वे मॉड्यूलन क्या है, यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होना, अलग अलग हो जाना ही क्या होता है, वे मॉड्यूलेशन कहलाता है। मतलब ध्वनि तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों का अलग अलग होना ही क्या कहलाएगा, वी मॉड्यूलेशन, ठीक है, या वी मॉड्यूलन हिंदी में। चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला हेडिंग लगाइए, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, नाम तो से समझ में आ गया होगा, या एनालॉग कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एनालॉग यहाँ ई होना चाहिए, ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपल सा बात ये समझना, एनालॉग का मतलब होता है यहाँ पे केबल वाला। कैसा? केबल तार। कैसा तार जी? इसमें मतलब केबल की जरूरत होती है। इसमें किसकी जरूरत होता है? केबल का। केबल जानते हो ना? अरे केबल नहीं जानते हो? तार होता है एक ठो लंबा सा, केबल फैला हुआ रहता है, जानते हो ना साहू जी? इसमें नीड होता है केबल की। केबल की क्या होता है, इसमें जरूरत होता है। जैसे एग्जांपल में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, टेलीफोन। जैसे टेलीफोन में केबल होता है कि नहीं, और वो जो केबल है नीचे में फैला हुआ एक आजकल तो जो है फाइबर वाला आ जा रही है, आजकल डायरेक्ट वाला आ रहा है कि कुछ लगाने में सीधा डायरेक्ट हेलो बोल रहे हैं, एक छोटा सा एंटीना लग के। लेकिन पहले जो है उस प्रकार के सिस्टम हुआ करते थे, जो तार जो है निचली हिस्से में बिछा हुआ एक मतलब दूर दूर तक फैला हुआ रहता था तार, ठीक है, और वहां से कनेक्शन लेते थे, उस समय कॉस्टली पड़ता था वो। आया समझ बेटे? तो एनालॉग कम्युनिकेशन, इसमें केबल की जरूरत होती है। जैसे टेलीफोन, ये वायरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? वायरलेस होते हैं, इसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आपका मोबाइल है कि नहीं, आपका मोबाइल
समझ आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? ठीक। केबल की जरूरत होता है, ये वायरलेस होता है जैसे आपका मोबाइल फोन। यदि हम बात करें तो यह डेसिमल सिस्टम पर, दार्शनिक प्रणाली पर कार्य करता है। भूमिका किस सिस्टम पर? दार्शनिक प्रणाली पर यह काम करता है। जैसे दार्शनिक प्रणाली की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे लिखना, यह देखो दोनों में अंतर हो जा रहा है। यह दार्शनिक प्रणाली पर काम करता है। दार्शनिक प्रणाली का मतलब होता है 0 1 2 ऐसे करते करते कहाँ तक? 9 तक। इस सिस्टम पर ये वर्क करता है। जबकि ये एक मशीनरी भाषा होता है जिसको आप द्विआधारी या बाइनरी भाषा भी कह सकते हैं। कहते हैं ना बाइनरी भाषा, जो क्या होता है? बाइनरी कोड 0 और 1 होता है। पता भी है कि नहीं? पता है ना? मतलब ये कैसा होता है? बाइनरी सिस्टम पर होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति। जो क्या होता है? 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 लैंग्वेज समझता है, एक 0 समझता है और एक 1 समझता है। ये हमेशा याद रखना। कंप्यूटर दूसरा कुछ लैंग्वेज समझता नहीं है, बस उसको वो चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है? उसको वह चेंज करता है। चलिए तीसरा हम देखते हैं। ये क्या होते हैं? इस प्रकार से ये समय के साथ सतत फलन होते हैं। समय के साथ क्या होते हैं? ये सतत फलन होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं ये। जबकि ये क्या होता है? ये टाइम है इधर ना, टाइम। समय के साथ इसका असतत फलन होता है, अर्थात अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इस प्रकार से 0 और 1 को इस प्रकार से कोडिंग किए रहते हैं। आ रहे समझ में? तो ये असतत फलन होते हैं समय का। इसका मतलब होता है ये समय के साथ इस प्रकार से जो है फ्लुएंट होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अर्थात समय का सतत फलन होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? समय का असतत फलन होते हैं। याद रखिएगा। और एग्जाम में तो डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल सिग्नल में, कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, या एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर, ऐसे पूछ सकता है। तो आप तैयार रहिएगा। बोलो कठिन है? 2-3 नंबर क्या आएगा? बना लोगे। और 2-3 डेफिनेशन देख लेना आप अपने बुक से। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। देखिए, इसके पहले हमने जो एनालॉग और डिजिटल पढ़ा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा। जो एनालॉग सिस्टम होता है और डिजिटल सिस्टम होता है, डिजिटल सिस्टम एक बेस्ट क्वालिटी होता है। जैसे अगर मौसम खराब है या कुछ भी खराब है तो डिजिटल सिस्टम को वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप मोबाइल फोन में बात करते हैं तो अटकता नहीं है आवाज, वहाँ अटकता है क्या? अगर मौसम भी खराब रहेगा तो वैसा नहीं, एकदम क्लियर रहता है। लेकिन जो टेलीफोन रहता है उसमें आप जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था पहले, आवाज नहीं आ रहा है, मौसम खराब है, यहाँ क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा करके जो होता है। पिक्चरों में देखे होगे ये सब चीजें, देखे हो कि नहीं? नहीं देखो, बारिश होते रहता है तो सुनाई नहीं देता है, तो उस पर बहुत प्रभाव होता है वातावरण का। लेकिन इन डिजिटल सिग्नल में उसका कोई इफेक्ट, मतलब बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखने को तो मिलते होंगे लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। समझ में आप लोग को? विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं, इनका हम प्रोपोगेशन जो होता है किस प्रकार से होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो इसको हम जो है 2-3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं भू तरंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में आया है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो। जिसको कहते हैं ग्राउंड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? इंग्लिश में ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, भू तरंग संचरण, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? हिंदी में भू तरंग संचरण और इंग्लिश में होगा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो भू तरंग संचरण क्या है? चलिए यहाँ पर एक ग्राफ की एक चित्र से समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है, गोल होता है हमारी पृथ्वी, जानते हैं। मान लीजिए इस पृथ्वी के यहाँ पे ट्रांसमिट एंटीना लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ट्रांसमिट एंटीना। ठीक है, आया समझ में? तो भू तरंग जो संचरण होते हैं, ये जो तरंगे होती हैं इस प्रकार से इसके अनुदिश अर्थात समानांतर भेजते रहते हैं। कैसे भेजते हैं? समानांतर भेजते हैं। ये जो यहाँ पे ये मतलब ट्रांसमिट एंटीना है ना, क्या है ये? ट्रांसमिट एंटीना। ये क्या करता है? ये तरंगों को किस प्रकार से भेजता है? समानांतर भेजते रहता है। आ रहा है समझ में?
और यहाँ पर मान लीजिए कोई रिसीवर होगा, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, इन तरंगों को रिसीव करेगा। इसके अच्छा अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपके रेडियो, जैसे FM, माई FM और चलता है ना, FM, SW, MW, ये सब आप रेडियो में देखोगे 5 बैंड होता है। रेडियो देखिए, कितने लोगों ने रेडियो देखा, एक बार हाथ खड़ी करें। बाजा 2 ठो बटन रहता है, ठीक है, ट्यूनिंग करने के लिए, देखे हो ना, बाजा कहते हैं उसको, बाजा। गांव के लोग अधिकतर बाजा देखे हैं इसका। तो बाजा का मतलब जो है, कई लोग वो डीजे विजे समझ लेते हैं, लेकिन वो भी होता है एक ठो, आप समझे, तो बजता रहता है इसलिए बाजा, ठीक है। तो भूतरंगे क्या है, भूतरंग संचरण की ये ट्रांसमिट है, एंटीना लगा है, और ये क्या तरंगों को इस प्रकार से करते हैं, ये अभिग्राही है जो इसको क्या करते हैं, उन तरंगों को रिसीव करते रहते हैं, रिसीवर है ये, रिसीव एंटीना कहते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो रेडियो प्रेसी से प्रेषित, ध्यान सुनिएगा, जो रेडियो प्रेसी से प्रेषित रेडियो तरंगे जमीन के अनुदिश, किसके अनुदिश बोलिए, चलती रहती हैं, उन्हें हम भू तरंगी कहते हैं। देखिए, जमीन के अनुदिश मतलब इस प्रकार से समानांतर चलती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब जो तरंगे जो भू के या भूमि के अनुदिश समानांतर चलती रहती हैं, उन तरंगों को हम भू तरंग कहते हैं। समझ में आपको आया ना, ठीक है। इस भू तरंग में एक समस्या था, क्या समस्या था इसमें समस्या आज भी, जैसे आप जानते हैं, आज भी जो है, जैसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में अगर आपको सिग्नल भेजना है तो इसी के थ्रू भेजा जाता है आज भी। जैसे आपके यहाँ, आपके स्टेशन में, यहाँ पे आपने टीवी टावर देखा होगा, रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी केंद्र यहाँ है ना, देखे हो आप लोग, कितने लोग देखे हो, 1-2 लड़का, बाकी यहाँ से कोई नहीं देखे हो आकाशवाणी केंद्र। देखना कितना बड़ा टावर लगा है, वो क्यों लगा है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, आ रहे समझ में। तो यहाँ पे ये जो भू तरंग है, ये समानांतर अनुदिश होता रहता है, अर्थात 50 किलोमीटर की रेंज में, 100-200 किलोमीटर की रेंज में जब इसको फैलाना रहता है तो उस रेंज में वो वर्क करता है, आ रहे समझ में। लेकिन ज्यादा दूर तक वह उसके सिग्नल जो है अराउंड अस ना, और ठीक है, वो क्या होता है, नहीं जा पाता, या जाता है तो अच्छी फ्रीक्वेंसी वहां पे नहीं मिल पाती, जिसके कारण मान लो कोई निचली सतह में कोई लोग रहते होंगे, मान लो, और ये रेडियो सुनता होगा बेचारा, मान लो, ठीक है, ये रेडियो सुनता होगा, तो मेरे को आप ये बताइए कि ये तो जमीन के समानांतर रिसीव होता है, तो इस बेचारे को तो रिसीव होगा, लेकिन उतना इसको रेंज नहीं मिल पाएगा जितना उसको रेंज उसके रेडियो को मिलना चाहिए। तो इसीलिए उसको सही तरीके से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगा, कटेगा, आवाज घनघनाते रहेगा, साउंड, शोर आते रहेगा। शोर क्या है, पेपर में आपकी पूछे तो आप बोल सकते हैं, शोर उसे कहते हैं यहीं पर हम दूसरा देखते हैं, व्योम तरंगे। कौन सा तरंगे, व्योम तरंगे, ठीक है, कि व्योम तरंगे किसे कहते हैं, कि क्या होता है व्योम तरंगे, ठीक है। इसको हम स्काई वेव प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे लगा है ट्रांसमिट एंटीना, क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिट एंटीना, और ये आसमान है, क्या है ये। अब ये जो तरंगे हैं, यहाँ पे जो तरंगे हैं, इसको समानांतर ना भेजकर आसमान की ओर भेजा जाए, किधर भेजा जाए, तो क्या होता है, इसको इस प्रकार से और तैयार किया जाता है कि यहाँ पर उपस्थित जो आयन मंडल होता है, क्या होता है, जो ये इन तरंगों को अपने में से होकर जाने नहीं देता है, क्या करता है, इन तरंगों को इस प्रकार से क्या कर देता है, वह परावर्तित कर देता है, उसे हम कहते हैं व्योम तरंगे। अर्थात यहाँ पर ये बात याद रखिए, परिवर्तित तरंगे किसे कहते हैं, तो इसी का नाम है वो, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो व्योम तरंगे क्या है, यदि जो सिग्नल होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, वो क्या हो, बताइए, समानांतर अनुदिश ना होकर किस प्रकार से हो, आसमान की ओर भेजा जाए, किधर भेजा जाए, ठीक है, व्योम तरंगे, ठीक है। तो वायुमंडल को पार कर लेता है, लेकिन आयन मंडल को पार नहीं कर पाता है,
और वो क्या करते हैं, आयन मंडल उसको परावर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्योम तरंगे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? मतलब जो व्योम तरंगे क्या है, व्योम तरंगे यदि कोई तरंग आसमान की ओर अनुदिश हो, ठीक है, उस ओर जो है जाए, तरंगे इस प्रकार से बनाइएगा ना, ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअल में कि वो आयन मंडल को पार नहीं कर पाता है और वह जो है क्या होता है, पृथ्वी के हर एक स्थान पर वो पहुंच पाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये नहीं रिसीव कर पा रहा था बेचारा, लेकिन अगर ये इसको कहीं पर भी एंटीना लगाया जाए या कहीं पर भी जो लोग होगा वो पूरा का पूरा उसे सुन सकता है। अब आसमान से आ रहा है तो ठीक है, समझ में, ये बड़े लेवल के लिए किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग है बड़े लेवल के लिए इसको तैयार किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आया व्यम तरंगी क्या है? इस पे समझा रहा हूँ। एक लास्ट तरंग होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष तरंगे या आकाश तरंगे, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं अंतरिक्ष तरंगे या आसमान या आकाशीय तरंगे बोलते हैं, या आकाश तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, ये हमारा पृथ्वी। आप जानते हैं, आप कक्षा 11वीं में एक चैप्टर पढ़े थे उपग्रह वाला, जिसमें आपने भूस्थायी उपग्रह के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? हर एक देश के पास, जैसे पहला भूस्थायी उपग्रह अमेरिका का टेलस्टार था, 1962 में बनाया गया था, याद है कि नहीं, कि भूल गए हो सब चीजें? वो पढ़ाई काम करी है कि आप जब भूल जाए, वो गलत बात है भाई, भूलना नहीं है किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब चीज, तो है ना। हर एक देश का अपना क्या होता है, हर एक देश का अपना एक सैटेलाइट होता है। मान लो इंडिया है, यहाँ पे एक सैटेलाइट बनाते हैं हम, ठीक है, मान लो ये सैटेलाइट है, मान लो, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये अब फूल है मत बोल देना, ये क्या है, ये सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो अंतरिक्ष तरंगे क्या, आजकल यही अधिकतर चल रहा है, आप जानते हैं, इसी के थ्रू आपका मोबाइल सिस्टम भी काम करता है ना। कुछ भी नंबर डायल करते हो सीधा उसी टावर से टकराएगा, फिर वहां के सैटेलाइट से करंट उसको ढूंढेगा, उसके बाद जो जिसके पास भी कॉल करे उसके पास जाएगा। ये इतना माइक्रो सेकेंड में होता है ना कि पूछिए मत। आपको लगता है तुरंत लग जाता है, नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसका। जब इंजीनियरिंग करेंगे तो सब प्रोसेस को आप जानेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हर एक देश का अपना एक सैटेलाइट होता है। अंतरिक्ष तरंगे क्या होते हैं, अंतरिक्ष तरंगे या जो आप उन तरंगों को अंतरिक्ष तरंगे कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह से अल्पकोण बनाने वाले कुछ रेडियो तरंगे जो क्षोभ मंडल से परावर्तित होकर क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष तरंगे कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल से परावर्तित हो जाते हैं, या सिंपल से समझिए अंतरिक्ष तरंगे ये सैटेलाइट है, ये क्या है, ये ट्रांसमिट एंटीना लगा है, ठीक है। अब जो सिग्नल होते हैं वो जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ जाएगा, सीधे अंतरिक्ष पे जाएगा। कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष के इस सैटेलाइट पे यहाँ पर मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, पूरी और क्या करेगा, ये सभी जगह हमारे देश के हर एक जगह पे ये हर एक सूचना को इसी थ्रू, आज वर्ल्ड वाइड वेब, कुछ भी ढूंढना है आपको इसी के थ्रू आप ढूंढ पाते हैं। कुछ भी ढूंढना है गूगल पे, किसी भी चीज पे, बस उसको आप सर्चिंग करते हैं, फिर आपको चीज मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। तो सब ये अंतरिक्ष तरंगे के कारण है, समझ में आ रहा है। तो अंतरिक्ष तरंगे क्या है, अंतरिक्ष तरंगे वे तरंगे होते हैं जो क्या करते हैं, ये समझिएगा कि ये तरंगे क्षोभ मंडल को, ये क्षोभ मंडल से परावर्तित हो जाते हैं। ये तरंगे क्या है, आज के समय में एडवांस डिजिटल तरंगे होती हैं, वेव होती हैं, ये जो सूचनाओं को या तरंगों को बहुत ही कम समय में जो है क्या करता है, किसी भी अभिग्राही के पास पहुंचाता है ना। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो आपको, या तो इसमें वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, कभी कभी ये चीज देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष तरंग उतना नहीं है। जैसे मान लो आपको मैच देखना होगा, मैच, जैसे मान लो यहाँ पे कोई देश है, यहाँ भी एक अमेरिका है मान लो, अब अमेरिका को ओलंपिक आपको देखना है, तो अमेरिका का अपना एक सैटेलाइट होगा ना जी। और यहाँ पर मान लो कोई भी एक देश बोलो, जापान ले लो, ठीक है, जापान का अपना एक सैटेलाइट होगा। अब आप लोग बोलते नहीं हो तो मैं लिख दिया, बोलना चाहिए ना कुछ, क्यों साहू जी, क्या समझाएं बच्चे लोग को, नहीं
तो ये जो सैटेलाइट है ये अपने अपने देश का अपना अपना सैटेलाइट होगा होगा तो मान लो यहाँ का ओलंपिक आपको देखना है तो आप देखते हैं आपके मोबाइल पे सब्सक्रिप्शन लगता है, चार्ज लगता है। वो चार्ज क्यों लगता है भैया, ये यहाँ से सैटेलाइट ये डायरेक्ट इसको नहीं दिखा सकता लाइव, वो उसके देश का सैटेलाइट उसको अपने देश में दिखा रहे। हमारे देश का जो संचार मंत्रालय है वो उनसे कनेक्ट करेगा, तो ये इनसे कनेक्ट करेगा, ठीक है सैटेलाइट, ये फिर इनसे कनेक्ट करेगा, फिर ये जो सैटेलाइट है ये बोलेगा ठीक है भैया देख लीजिए, तो फिर जो चार्ज है वो देना पड़ेगा और फिर आप इंडिया में उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप लाइव देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी कारणवश जो है वह हम लाइव नहीं दिखा पाए बोलते हैं, ये कारण है। तो कारण वही रहता है कि कॉस्टली अगर उस नियम पर नहीं जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड से जो है, समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर वो जितना रकम बोले वो अगर उतना रकम दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइव वाइव कुछ नहीं होगा। आ रहे समझ में, इसीलिए कई ठो मैच आप नहीं देख पाते हैं, या कई ठो मैच को हर एक चैनल नहीं देता है, सिर्फ कोई जियो हॉटस्टार ही दिखाएगा, कोई और कुछ अपना अपना लोग लेके रखे हुए रहते हैं। आ रहे समझ में, तो ये आपको महंगा पड़ता है। इसीलिए आप देखना ना, भारत में जो आईपीएल होता है उसको आप ऐसे ही देख सकते हो, और दूसरी जगह कुछ होता है उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। पहले आईपीएल में भी लगता था उसको लाइव देखने, तो पता है कि नहीं। तो इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, तो इसलिए कॉस्टली पड़ता है, कभी नहीं देख पाते हैं, तो इन्हीं लोग के साथ संगठन नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप नहीं देख पाते हैं। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। ये अंतरिक्ष तरंगे होते हैं, हर एक देश के पास अपना एक सैटेलाइट होता है, ठीक है। अगला है टीवी एंटीना की ऊंचाई और प्रसारण दूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टीवी एंटीना की ऊंचाई और प्रसारण दूरी। देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये इस पृथ्वी की त्रिज्या है जिसे हमने कैपिटल आर लिया, ठीक है, ओके। और यहाँ से h ऊंचाई पे एक एंटीना है, ठीक है, ये इसको प्रसारित कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए दिखाना है, तो ये मान लीजिए आपका प्रसारण दूरी है, ये क्या है आपका प्रसारण। इधर भी होगा तो एक साइड से आप बना सकते हैं, एक ही साइड का चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। आप इसे भी मिला देंगे तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर भी चाहे तो मिला सकते हैं, किसी एक साइड के ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये O है, ए पॉइंट A मान लीजिए, इस पॉइंट को आप B मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, और P से A तक की दूरी को D, जहां पर D को कहते हैं प्रसारण दूरी, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे फिर से बता रहा हूं, ये R क्या है, इस पृथ्वी की त्रिज्या है, और यहां से जो है H ऊंचाई पर क्या है, एक एंटीना लगा हुआ है, ये दोनों जो है प्रसारित कर रहे हैं, और ये जो है उसका क्या है, प्रसारण केंद्र है, प्रसारण के स्थान है, ठीक है, ये समझिए प्रसारण दूरी है ये, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत, समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले छोटे समकोण त्रिभुज को लेते हैं, उसके बाद बड़े वाले को बनाते हैं। त्रिभुज ए बी पी दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी पी दिखाई दे रहा है ना, देखो ये देखिए, दिखाई, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी, इसमें आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए, तो कर्ण का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा बीपी, इसमें कर्ण हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, लंब क्या हो जाएगा ए बी होगा, ए बी का वर्ग प्लस और पी ए या ए पी का वर्ग, इसमें वैल्यू पुट अप कर दे, बी पी का स्क्वायर बराबर ए बी, ए से बी तक की दूरी क्या है एच स्क्वायर, और ए से पी का क्या है डी का स्क्वायर, समीकरण 1। बोलो समझ में आया पीछे चंद्र जी आपको।
अब बी ओ पी, ये देखिए एक और आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दे रहा है क्रिश, समकोण त्रिभुज बी ओ पी, बी ओ पी से, तो कर्ण ये है समकोण बी ओ पी, तो ये क्या होगा, उसका कर्ण होगा, बी ओ कर्ण, जो लंबा होता है, जो अधिक होता है, वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। हाँ ये देखो, ये देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें जो है आपको कर्ण कौन होगा, ये वाला होगा ना, तो आप लिख सकते हैं ओ बी का वर्ग, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब होगा आपका बीपी, क्या होगा, बीपी, क्योंकि कोई भी जो यहाँ पे जो स्पर्श जो होते हैं, स्पर्श रेखा, वो क्या होते हैं, वहां पर वह लंब होते हैं, कोई भी जो रेखा होती है, ठीक है, बीपी का स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका आधार ओपी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखिए ओ बी, इसका जो वैल्यू देखिए आर प्लस एच होगा, तो लिख दें आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा ना। और बीपी और देखो बीपी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमको क्या गिवन है, बीपी स्क्वायर का वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, गिवन है, समझ में आया ना। ये देखो बीपी स्क्वायर का जो वैल्यू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ओपी स्क्वायर ओपी, ये ओपी है और ओपी ये केंद्र है और ये परिधि है, तो उसका ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस क्या दिया है आर, नहीं समझे, यहां से आप इधर भी लाइन लोगे तो वो भी तो आर ही होगा ना, तो ये क्या होगा आर के स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी कॉल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फिर ये होगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर में यदि समान चिन्ह के साथ कोई भी वैल्यू है और समान है वो, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, डी स्क्वायर, अरेंज करके बढ़िया लिख दे रहा हूँ, 2rh, डी स्क्वायर उधर गया तो रूट में 2rh, समझ में आया। यहाँ पे ये दो एक नंबर है, कांस्टेंट हो गया, और आर भी एक, आर क्या है, इस पृथ्वी की त्रिज्या है, जो नियत होता है, आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या बदलेगी, नहीं बदलती है, हमारा जो अर्थ का रेडियस वो नहीं बदलता है, तो वो दोनों कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, डी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, ठीक है। ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है आपको कि जैसे जैसे हम टीवी टावर की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, एंटीना की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, तो प्रसारण दूरी उतना अधिक दूरी तक फैलेगा, समझ में आया कि नहीं, मतलब जितना अधिक एंटीना की हाइट बढ़ाया जाएगा, तो वहां पर जो प्रसारण होगा वो अधिक दूरी तक किया जा सकता है, समझ में आया, मतलब ऊंचाई बढ़ाने से सिग्नल जो है ज्यादा दूर तक जाएगा, इसलिए आप देखना, ठीक है, अधिक दूर तक फैलाने के लिए सिग्नल को, टावर को ऊंचा रखा जाता है। इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ छोटा छोटा टॉपिक है उसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं www क्या है, ठीक है, इन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज में, ओके, फिर हम रिवीजन चालू करेंगे, ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बहुत लंबे समय बाद, ठीक है, कंप्लीट हुआ है, क्यों साहू जी, आज 27 तारीख है ना, 27 दिसंबर को आज आपका जो है कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है।